तो यूरोप के पुनर्जागरण में माइकल एंजेलो के योगदान का क्या महत्व है? सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, सो लेट्स डू इट। माइकल एंजेलो एक अद्भुत मूर्तिकार, चित्रकार और बहुत बड़ा व्यक्तिवादी था। ये मूर्तिकार और चित्रकार तो पता है, व्यक्तिवादी देख लेते हैं। अधिकतर जो विद्वान थे पहले के, वो ऑलराउंडर हुआ करते थे। तो व्यक्तिवादी वो जो मानता है कि वन शुड हैव देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटी, और उसकी पहचान उसकी योग्यता और टैलेंट के बल पर होनी चाहिए, ना कि जात, समुदाय और धर्म से। फिर है, चित्र को बनाने के लिए वह पुरानी परंपराओं को नहीं मानता था, सुंदरता का वह पुजारी था, और ये ब्यूटी को अप्रिशिएट करता था। ये भी कमाल है। और चित्र में शक्ति का संचार करने की चेष्टा करता था और सजीव बनाने का प्रयास करता था। देखो, ये दोनों ही बातें, चित्र को सजीव बनाना, शक्ति का संचार करना या ब्यूटी को अप्रिशिएट करना, ये मध्यकालीन मानक नहीं थे, लेकिन उसने किया। अपने विचारों को प्रकट करने के लिए वह पुरुष का सबल एवं नग्न चित्र बनाया करता था। ठीक है, ये पुरुष का सबल चित्र तो समझ में आता है, अब नग्न क्यों बनाता है पता नहीं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बात यह है कि पुरुष का जो सबल चित्र बनाता है तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि पुरुष को सबल प्रस्तुत करना मध्यकालीन जो मान्यता है उनको चुनौती थी, चर्च को, पादरियों को, सभी को। क्योंकि पुरुष का जीवन कैसे बताया है? नश्वर, दुखों, मानव का जीवन कैसे बताया है? नश्वर, दुखों से भरा, मनुष्य को पापी समझा जाता था। और जब कोई पुरुष को शक्तिशाली या मानव को शक्तिशाली तरीके से प्रस्तुत करे तो ये बगावत ही तो है। फिर और वो ये भी बोलता है कि जो ईश्वर प्रभुता और देवी शक्ति का सबसे अच्छी जो अभिव्यक्ति है वो मनुष्य ही है। तो कहने का मतलब ये है, सबसे अच्छी क्रिएचर वो मनुष्य को मानता है। ये भी जो विचार है उसके मध्यकालीन मानसिकता को एक तरीके से चुनौती दे रहे थे। फिर उसका जो काम है सिस्टाइन चर्च की छत पर, जहाँ उसने बाइबल की कथाएं चित्रित की हैं, वो आज भी काफ़ी अच्छी हैं और इस काम के लिए उसको अप्रिशिएट भी किया जाता है। और उसका सबसे महान चित्र था द लास्ट जजमेंट। और माइकल एंजेलो ने मध्यकाल की उन परंपराओं को तोड़ दिया जिन परंपराओं के चलते स्वतंत्र चिंतन, अभिव्यक्ति मात्र यूटोपिया थी। ये यूटोपिया क्या है कि कोई आदर्श चीज जो पॉसिबल नहीं उसको यूटोपिया बोलते हैं, लेकिन उसने उस यूटोपिया परंपराओं को ही तोड़ दिया और उसने वह मार्ग प्रशस्त किया जिसने आगे चलकर पूरे यूरोप को आंदोलित कर दिया। इसके साथ ही हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन है? सन 1688 में ब्रिटेन में होने वाली गौरवपूर्ण क्रांति के रक्तहीन होने के क्या कारण थे? तो शुरुआत करते हैं। 1688 में हुई ब्रिटेन की रक्तहीन क्रांति की महत्ता इसकी गर्जन तर्जन में नहीं बल्कि इसके उद्देश्यों की बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता में है। और ये कौन बोल रहा है? इतिहासकार ट्रेवेलियन। काफ़ी मतलब अच्छी बात बोली। तो इसकी महत्ता देख लेते हैं, गर्जन तर्जन को रहने देते हैं, भाई बोल रहा है तो महत्ता क्या है? देखो, इस क्रांति में कोई भी रक्तपात नहीं हुआ, अराजकता नहीं फैली और कोई भी क्रोमवेल पैदा नहीं हुआ, कोई भी क्रोमवेल जैसा निरंकुश शासक पैदा नहीं हुआ। इस क्रांति में निरंकुश राजतंत्र की संभावनाओं को सदा के लिए समाप्त कर दिया। काफ़ी भारी भारी शब्द इस्तेमाल किए हैं, मैं बता देता हूँ उनका मतलब क्या है। पहली बात तो कोई ब्लडशेड नहीं हुआ। क्रांति का नाम सुनते ही बहुत सारा खून खराबा, व्यवस्थाएं परिवर्तन और विद्रोह टाइप चीज़ें सामने आती हैं। ठीक है। अराजकता मतलब एनार्की, एनार्की मतलब कोई सिस्टम ही नहीं होना। तो ब्लडशेड नहीं हुआ, अराजकता नहीं हुई। ठीक है। कोई भी क्रोमवेल पैदा नहीं हुआ। जिन्होंने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी है थोड़ी सी बता दूं, 1649 से 1659 तक 10 साल के लिए शासन क्रोमवेल के हाथ में था। और चूंकि ये आया था रिपब्लिक के नाम पर, गणतंत्र के नाम पर, और खुद ही निरंकुश शासक बन बैठा। इसको बैठाने का पर्पस था कि चार्ल्स जो शासक था इस क्रोमवेल के पहले, उससे मुक्ति मिल जाए, क्योंकि वो भी निरंकुश था। तो एक्चुअली चार्ल्स को हटाने के चक्कर में दूसरा निरंकुश शासक आ गया। लेकिन जब ये क्रांति हुई तो इसके बाद कोई क्रोमवेल पैदा नहीं हुआ। संसद की शक्ति बढ़ी थी इसमें कुल मिलाकर। इस क्रांति में निरंकुश राजतंत्र की स्थापना की संभावनाओं को सदा के लिए समाप्त कर दिया। वो कैसे, वो हम आगे देखेंगे। इसमें
यह व्यवस्था की गई कि अब देवी कानूनों को समाप्त कर लोक कानून को स्थापित किया जाएगा और कैथोलिकों की धर्मांधा पर प्रोटेस्टेंटों को भी महत्व दिया जाएगा। मैंने अगेन इसको फिर से समझा देता हूं मैं। ये क्या बोलना चाह रहा है, एक तो राजा के देवी कानून नहीं होंगे। आपको पता है देवी कानून क्या रहते हैं, आपको यही अगर आपने मेडिवल इंडिया पढ़ा है तो वो बोलता था बलवन जिल्ले इलाही, ईश्वर की धरती पर छाया, यानी वो ईश्वर का प्रतिनिधि है और उसके बोल ईश्वर के बोल हैं, उसके द्वारा बनाए गए कानून ईश्वर के कानून हैं। और ऐसी कुछ बातें यहाँ पर बताने की कोशिश करते थे, लेकिन इनको सदा के लिए समाप्त कर दिया और लोक कानून यानी जो प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा बनाए गए कानून को स्थापित किया गया। और चूंकि वहाँ के राजा अधिकतर कैथोलिक समर्थन हुआ करते थे तो प्रोटेस्टेंटों पर अत्याचार किया करते थे, लेकिन इस क्रांति के बाद, ये क्रांति कब हुई 1688 में, इस क्रांति के बाद प्रोटेस्टेंटों को भी महत्व दिया जाने लगा। एक्चुअली इतना ज़्यादा महत्व दिया जाने लगा, इतना ज़्यादा कि कैथोलिकों से भी ज़्यादा इनको महत्व दिया जाने लगा। अब आगे है क्रांति के प्रभाव में रचनात्मक कार्यक्रमों के लिए प्रोत्साहित किया। क्रांति के प्रभाव ने है एक्चुअली, ठीक है, क्रांति के प्रभाव ने रचनात्मक कार्यक्रमों के लिए प्रोत्साहित किया और पुरानी समस्याओं का हल समझौता, सहमति और सहिष्णुता के आधार पर ढूंढा जाने लगा। अगेन काफ़ी भारी भारी शब्द हैं, लेकिन भारी शब्दों के साथ इनकी मीनिंग भी बहुत ज़्यादा डीपर है। देखो, संसद का काम ही है बैठकर बातचीत करना, उन समस्याओं को बैठकर सुलझाना जिनका पहले जो हल निकाला जाता था वो तलवार के बल पर निकाला जाता था। और ये बहुत बड़ी बात है कि समझौता, सहमति और सहिष्णुता, और ये वही परंपरा है जो आज की संसदों में चलती है। मुद्दे आते हैं, सहमति होती है, सहिष्णुता के आधार पर, बहुमत के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। तो ये उस परंपरा को आगे बढ़ाया जो आज भी चल रही है। तो काफ़ी ज़्यादा महत्व है इस क्रांति में। इस क्रांति में एक तरह से शासक और संसद के मध्य संतुलन स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और संसद एक महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था के रूप में उभरने लगी। तो लोक कानून की विजय हो गई, राजा के देवी कानून को समाप्त कर दिया तो शासक की शक्ति तो कम हो गई, लेकिन संसद की महत्ता बढ़ गई और महत्वपूर्ण कानूनों में संसद की जो निर्णय है, महत्वपूर्ण कानून में संसद की सहमति लेना आवश्यक हो गया। और इसके बाद संसद ने लगातार ब्रिटेन में विकास ही किया था। अब इस तरीके से देखा जाए तो जो इतने सारे परिवर्तन हैं वह भी बिना किसी अराजकता और एक रक्त की बूंद बहाए बिना और शांतिपूर्वक संसद का उदय और संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना, ये सारी चीज़ें इस क्रांति को गौरवपूर्ण बनाती हैं। मैंने बहुत कम शब्दों में, सदे हुए शब्दों में इसको बताने का प्रयास किया है और आगे के कुछ क्वेश्चन हम लगातार आपको बताते रहेंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू, सी।